जय हिंद दोस्तों। एमएस स्टडी जोन अकाडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ा रहे थे, जिसका मैंने वीडियो 2 अपलोड कर दिया है और यह वीडियो नंबर 30 रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग महत्वपूर्ण धाराओं को देखेंगे जिनसे आपके अक्सर प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अपने नए टॉपिक पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की परिभाषाएं, कितने धारा हैं, इनके विषय हम लोग पढ़ चुके हैं। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम कुल 11 अध्याय हैं, कुल 3 भाग हैं, 167 धाराएं हैं और यह संपूर्ण भारत में लागू है। और इसकी लागू तिथि क्या, 1 सितंबर 1872 को सर जेम्स फिट्जरोल्ड स्टीफेंसन ने किया था इसका। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ये भी बता चुके हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या है, तो एक प्रक्रियात्मक विधि है। ये सब मैंने बता दिया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कितने धाराएँ हैं, क्या हैं, तो इन सब चीज़ों को मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है कि यह कब लागू हुआ था। तो 1 सितंबर 1872 ईस्वी को। भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 3 में क्या है, तो बहुत सारे जो तथ्य हैं इनको परिभाषित किया गया है। धारा 5 में विवादक तत्व के बारे में बताया गया है। तो ये सब चीज़ें मैंने पहले भी पढ़ा दिया है। तो मैं एक बार बस आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने क्या क्या ये पढ़ा दिया है। उसके बाद हम लोग आज कुछ महत्वपूर्ण धाराओं को भी देखेंगे। ये धारा 3 में ही साबित नहीं हुआ को परिभाषित किया गया है। 6 में एक ही समव्यवहार के भाग रजिस्ट्री का सिद्धांत को परिभाषित किया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 7 के विषय में क्या बताया गया, प्रसंग, हेतु और परिणाम के विषय में बताया गया है। और 8 में हेतु तैयारी, पूर्व या पश्चात के आचरण के विषय में बताया गया है। तो आप लोग अगर इसको 1-2 बार पढ़ लेते हैं तो डिट्टो प्रश्न ही एग्जाम में आपके आते हैं। 10 में षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है कि षड्यंत्र क्या होता है। 11 में दिया गया अन्यत्र होने का अभिभाग, प्ली ऑफ एलिबाय। एलिबाय का संबंध किससे है, तो धारा 11 से है। तो ये सब मैंने पहले ही बता दिया था कि धारा 29 क्या है, 30 क्या है, 28 क्या है। तो आज हम लोग देखेंगे धारा 35। उस धारा 35, 12, 13, 14, 15 ये सब आपके प्रश्न में मतलब कि पुस्तिका में तो नहीं है, लेकिन इसको हम लोग इसलिए पढ़ते क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने इसको विशेष रूप से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 क्या कहती है कि कर्तव्य के पालन में अगर कोई भी सरकारी अगर संस्था है और वह अगर अपने कर्तव्य के पालन में नियमित रूप से, याद रखिएगा मैंने जिसे रंगीन किया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट तथ्य है, इसीलिए मैंने उसे रंगीन किया है कि कोई भी व्यक्ति कर्तव्य के पालन में अगर नियमित रूप से मतलब रेगुलर अगर लोक अभिलेख की प्रविष्टियाँ वो अगर कर रही है तो वो स्वयं सुसंगत तथ्य हो जाएगा। जैसे आप लोग जानते हैं कि थाना में एक थाना देनिकी होता है, जिनको प्रत्येक दिन 2 घंटे पर लिखा जाता है। प्रत्येक दिन 2 घंटे पर 8 बजे सुबह से शुरू होकर या अगले दिन 8 बजे सुबह तक यह चालू रहता है और यह प्रत्येक 2 घंटे पर लिखी जाती है। तो यह क्या हुआ, कर्तव्य का पालन हुआ और यह नियमित रूप से लिखी जाती है और यह क्या है, एक प्रकार का लोक अभिलेख है। तो कोर्ट जो है यह थाना देनिकी को साक्ष्य के रूप में मानती है। साक्ष्य के रूप में क्या है, इसका एक एविडेंस के रूप में यह मतलब कि मान्य है थाना देनिकी, क्योंकि यह नियमित रूप से लिखी जाती है और यह लोक अभिलेख है और इसकी प्रविष्टियाँ प्रत्येक 2 घंटे पर प्रत्येक दिन होती है। उसी तरीक़ा से आपके थाना में एक निर्गत पंजी होती है। मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि निर्गत पंजी क्या होती है। कि अगर आप अपने थाने से किसी भी कागज़ को अगर आप कहीं भेजते हैं तो उस पर एक नंबर चढ़ाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं निर्गत नंबर या डिस्पैच नंबर, जिसको बोलते हैं DR। जब आप लोग थाना आइएगा या आप लोग थाना में कुछ दिन रहे हैं तो आप लोग को पता होगा कि निर्गत पंजी क्या होती है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का जख्म जाँच प्रतिवेदन आपको बनाना है तो उस पर भी DR नंबर चढ़ाया जाता है। तो DR नंबर क्या होता है, जैसे मान लीजिए 125/23, तो मतलब क्या हुआ कि 125 नंबर DR है और ये 2023 में और दिनांक आप डाल सकते हैं, जैसे 5/8/23। तो इस तरह से DR नंबर चढ़ाया जाता है और इसकी एक मतलब क्या कहते हैं पुस्तिका होती है, उसमें भी उसको चढ़ा दिया जाता है ताकि इस DR नंबर से किस प्रकार की सूचनाएँ कहाँ भेजी गई है इसका वर्णन निर्गत पंजी में रहता है।
तो यह भी नियमित रूप से लिखी जाती है। मतलब कि जब आप किसी चीज़ को कहीं भेजते हैं तो इसकी प्रविष्टि निर्गत पंजी में करना आवश्यक होता है। जैसे अगर आप SC ST का कोई केस होता है तो उसमें अगर मुआवजा भेजा जाता है तो उस मुआवजा पर भी DR नंबर चढ़ाया जाता है, DR नंबर चढ़ाया जाता है, तो वो निर्गत पंजी। उसी प्रकार से प्राप्ति पंजी होती है आपके थाना में। अगर कहीं और से अगर कोई पंजी प्राप्त हुई, जैसे न्यायालय से मान लीजिए, या फिर SP OP से, या फिर क्या कहते हैं मतलब मुख्यमंत्री की तरफ से, या बहुत सारे लोग की तरफ से, लोक अभिलेख अगर आते हैं तो इनकी प्राप्ति पंजी की जाती है। तो इसको रिसिप्ट नंबर कहा जाता है, रिसिप्ट रजिस्टर। तो प्राप्ति पंजी में भी की गई प्रविष्टियाँ क्या होती है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के तहत ये साक्ष्य के रूप में मान्य है। कोर्ट इसे क्या करती है? एक साक्ष्य के रूप में मानती है। लेकिन अगर अपवाद की बात करें, ये एक अपवाद क्या है आपका? आप जो थाना ये कांड दैनिक की लिखते हैं, मतलब केस डायरी, आपके केस डायरी साक्ष्य के रूप में मान्य नहीं है। इस डायरी को न्यायालय देखकर विचार कर सकती है, उस पर ट्रायल चलता है कि कोई दोषी है या नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि ये केस डायरी आप भेज देती है साक्षी हो गया, मतलब उसको सज़ा मिलना ही मिलना, ऐसा नहीं है। तो केस डायरी आपका साक्ष्य के रूप में नहीं आता है, लेकिन थाना देने की आपका आता है, क्योंकि यह नियमित रूप से प्रत्येक 2 घंटे पर हमेशा लिखी जाती है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। धारा 35 बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग धारा 12 के विषय में पढ़ेंगे, 13, 14 के विषय हम लोग पढ़ेंगे। तो धारा 12 क्या है तो देखते हैं। अब धारा 12 के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। कहता है कि दीवानी वादों में नुकसानी के लिए साक्ष्य सुसंगत है। तो यह सिविल मामले हैं। सिविल मामले में ये इतना याद रखिएगा कि सिविल मामले में नुकसानी से संबंधित धारा कौन सी है? तो धारा 12 है। तो अगर कोई दीवानी वाद है, उसमें अगर कोई नुकसान हुई है तो उसके लिए रकम की राशि क्या होगी? इसके लिए साक्ष्य क्या होंगे? सुसंगत होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि ये एक खेत है, ये क्या है? एक खेत है, और इसमें फसल लगा हुआ था किसी किसान का। मान लीजिए कि कोई नहर ही इधर से पास कर गया है, मान लीजिए यहाँ कोई नहर पास करा दिया गया है। तो इस नहर के पास करने से क्या हुआ? इसका फसल की नुकसान हो गई। तो इस फसल के नुकसान के लिए अब कितना फसल नुकसान हुआ है और उसकी रकम क्या होगी? तो इसको निर्धारित कोर्ट करती है, और जो कोर्ट करेगी तो कोर्ट कैसे करेगी? इसकी रकम कि कितनी इसकी नुकसान हुई, तो इसकी जो आय होगी कि कितनी इससे आय उत्पन्न हो सकती थी, इसकी आमदनी कितनी हो सकती, जितनी फसल इसकी नुकसान हुई है, तो उतना ही रकम कोर्ट क्या करेगी? तय करेगी। तो यही बात बताया गया धारा 12 में कि दीवानी वाद में अगर कोई नुकसान होता है तो कोर्ट क्या करती है? रकम की आय निर्धारित करने का जो साक्ष्य है वो सुसंगत हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि नुकसानी अगर होता है दीवानी वाद में तो कोर्ट क्या करती है? राय की आय की रकम तय करती है, और यही साक्ष्य सुसंगत हो जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं धारा 13। आप लोग याद भी अगर रख लेते हैं ना सिर्फ कि दीवानी वाद में नुकसानी के लिए साक्ष्य सुसंगत है, तो धारा 12 है। मैंने इसलिए ये पढ़ाया है अलग से खुद से लिख कर, क्योंकि ये पूछा गया है इसीलिए। धारा 13 कहता है कि जब अधिकार या रूढ़ि प्रश्नगत है तब सुसंगत तथ्य है। जब अधिकार, आपका अधिकार या रूढ़ि, कोई प्रथा प्रश्नगत है तब क्या है? वो सुसंगत है। अब हम लोग धारा 13 में मैंने बताया है कि जब अधिकार या रूढ़ि, अधिकार मतलब आपका क्या अधिकार, किस पर अधिकार है, अगर प्रश्नगत है तब सुसंगत होगा। कहने का मतलब ये है कि मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ धारा 13 को, कि मान लीजिए कि ए किसी तालाब से मछली को पकड़ता है, बी उसमें क्या करता है कि कोर्ट में इसको ले आता है और कहता है कि ए को तालाब से मछली पकड़ने का अधिकार नहीं है। तब अगर ए ये कहता है कि वो पहले भी यह काम कर रहा है, बहुत वर्षों से काम कर रहा है तालाब से मछली पकड़ने का, तो ये क्या हो जाएगा? ए का इस तालाब पे अधिकार हो जाएगा। अगर ये भी कहता है कि उनके पूर्वज अर्थात उनके पापा या उनके दादा भी इसी तालाब से मछली पकड़ने का कार्य कर रहे थे, तो ए का इस तालाब पर अधिकार हो जाएगा। यही कहता है धारा 13 कि आपका अधिकार क्या होगा? अगर अधिकार प्रश्नगत है तो सुसंगत कब होगा? जब यह आप दर्शा देते हैं कि इस पर बहुत पहले से ही आप अगर
मछली पकड़ने का काम कर रहे हैं इस तालाब से और आपके पूर्वज भी यही काम कर रहे हैं, तो ये आपका अधिकार साबित हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं रूढ़ि। इसी में रूढ़ि मतलब रूढ़ि पर अगर बात प्रश्नगत होगी तो क्या होगा। और रूढ़ि के बारे में अगर हम बात करें तो एक प्रकार की यह किसी खास क्षेत्र में जो प्रथा होती है उसी को हम लोग भारत में खासकर रूढ़ि कहते हैं। जैसे आपका सती प्रथा, तो पहले के ज़माने में अगर किसी के पति की मृत्यु हो जाती थी तो पति के साथ पत्नी को भी उसके साथ जला दिया जाता था। तो उस समय न्यायालय इसको मानती थी क्योंकि यह एक प्रकार का कस्टम था। ये एक प्रकार क्या था, कस्टम था। तो यही कहा गया है कि अगर कोई रीति रिवाज बहुत पहले से चला आ रहा है तो ये क्या होगा, एक प्रकार का सुसंगत हो जाएगा। तो यही आपको दिखाया गया धारा 13 में कि आपका अधिकार और रूढ़ि अगर प्रश्नगत है तो ये सुसंगत कब होगी, जब आपका उस पर पहले से अधिकार होगा या वो बहुत ही प्राचीन प्रथा होगी। उम्मीद है समझ रहे होंगे आप लोग। इसे अगर याद भी रख लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं धारा 14 के विषय में। धारा 14 कहता है मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य। मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना को का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य। तो धारा 14 कहती है कि किसी के मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाला तथ्य कि किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है या उसका शरीर की दशा क्या है, इसका अगर अस्तित्व दर्शित करने वाले तत्व के बारे में बताया गया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति, और इसको दर्शित करने के लिए ये सारे तथ्य हैं, जैसे आपका आशय क्या है, उद्देश्य क्या है, ज्ञान क्या है, सद्भाव क्या है, उपेक्षा क्या है, उतावलापन क्या है, वैमनस्य क्या है, सदिच्छा क्या है। तो ये सब चीज़ें के द्वारा ही शरीर की दशा के बारे में ज्ञान होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ए जो है वो बी पर गोली चलाता है, तो कोई न कोई तो इसकी शारीरिक दशा होगी ए की कि इसने बी पर गोली चलाने से पहले भी गोली चलाया था। तो यही एक प्रकार की क्या हुई, मन या शारीरिक दशा हुई। या मान लीजिए ए ने बी को कुछ नकली नोट दे दिए और वो जानता था, मतलब इस बात का उसको क्या था, ज्ञान था कि यह नकली नोट है। और फिर मान के चलिए कि ए के पास अगर नकली नोट बरामद भी हो जाती है तो यही इसकी मन या शरीर की दशा होगी कि ए को पहले से ज्ञान था। तो यही इसकी मन या शरीर की दशा अगर कोर्ट को जानना हो तो ये धारा कितना का सहारा लेगी, कोर्ट धारा 14 की सहारा लेगी। तो ये कहता मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना के अस्तित्व के बारे में अगर जानने हो, अगर इस सब तत्व का अगर ज्ञान हो तो क्या हो जाएगी, यह धारा सुसंगत हो जाएगी। अब हम लोग धारा 30 के विषय में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहता है कि संयुक्त विचारण में, मतलब 2 या 2 से अधिक लोगों का जब कोर्ट में एक साथ ट्रायल चल रहा हो तो सह अभियुक्त की संस्वीकृति न्यायालय विचार में लेगा। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि ए और बी ने मिलकर सी की हत्या कर दी। थोड़ा अच्छे समझिएगा आप लोग। ए और बी ने क्या किया, मिलकर सी की हत्या कर दी। तो मान लीजिए कि अगर कोर्ट में ट्रायल चल रहा है और बी ने यहाँ पर क्या किया, ये अपराध को स्वीकार कर लिया कि हाँ मैंने सी की हत्या की है और ए ने मेरा साथ दिया था। तो कोर्ट क्या करेगा, इस केस के ट्रायल में अगर बी तो दोषी साबित हो ही गया क्योंकि वो बिना किसी दबाव के अगर कोर्ट में वो स्वीकार कर लेता है कि हाँ मैंने सी की हत्या की है, तो बी तो दोषी हो गया। ए पे भी इस केस का ट्रायल चलेगा। यही बात कहा गया है यहाँ पे कि सह विचारण में सह अभियुक्त की संस्वीकृति, मतलब कि बी अगर अपराध स्वीकार कर लेता है तो न्यायालय विचार में लेगा संयुक्त विचारण में सह अभियुक्त की संस्वीकृति, मतलब ए पर भी कोर्ट क्या करेगी, केस चलाएगी और साबित हो जाती है तो फिर क्या होगा, ए पर भी कार्रवाई होगी। तो बी अगर जिसका नाम देगा वहाँ पर उस पर क्या होगी, कोर्ट विचार में लेगी और उस पर ट्रायल चलाएगी। और अगर वो ट्रायल साबित हो जाता है तो फिर क्या होगा, वो दोषी साबित होगा और दोषी साबित होने के बाद उसे भी सज़ा मिलेगी। तो अब अगर आप लोग साउथ का एक मूवी देखे होंगे जिसका नाम है टेम्पर, TEMPER, टेम्पर, ये NTR का एक मूवी है। इस मूवी में दिखाया गया था कि एक लड़की के साथ 4-5 लोगों ने बलात्कार किया था। तो किसी ने उस फिल्म के हीरो को CD का कैसेट उपलब्ध करा दिया था कि जिसमें बलात्कार के सारे
साक्ष्य मौजूद थे, लेकिन ये कैसेट कहीं गुम हो जाता है। तो फिर हीरो क्या करता है इस फिल्म में कि यह खुद भी गवाही देता है कि हाँ, इस 5 के साथ मैं भी इस लड़की के रेप में शामिल था, मतलब मैंने भी इस लड़की का रेप किया है। तो कोर्ट ने क्या किया कि इनके साथ इनके जो 5 लोग थे इन पर भी विचार किया, और विचार करने में सज़ा भी हुई, क्योंकि हीरो को तो सारा बात मालूम ही था कि किस प्रकार से रेप किया गया है, सुई देकर 4 दिन 5 दिन किस प्रकार से, तो सारे एविडेंस हीरो ने यहाँ पर क्या किया था, दे दिया था। तो इस कारण इन 5 को भी क्या हुई, सज़ा हुई। तो यही बात यहाँ कहा गया है कि संयुक्त विचारण में स्व अभियुक्त की संस्वीकृति, अगर आपके साथ अगर कोई और अपराध कर रहा है और उसने भी उस अपराध को स्वीकार कर लिया तो आप पर भी कोर्ट क्या करेगी, ट्रायल चलाएगी, और आपके विरुद्ध अगर साक्ष्य अगर मिल गए तो आप भी क्या होंगे, सजा के भागी होंगे। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे, और आप लोग को अगर मौका मिलेगा तो देख लीजिएगा, ये फिल्म समझ में आ जाएगा आप लोग को। अब हम लोग पढ़ते हैं धारा 32। धारा 32 जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका डिस्क्रिप्टिव भी एग्ज़ाम में आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे धारा 32 कहता है उन व्यक्तियों के लिखित अथवा मौखिक कथन सुसंगत हो सकते हैं। किस व्यक्तियों के? धारा 32 क्या कहती है समझिएगा। उन व्यक्तियों के लिखित अथवा मौखिक कथन सुसंगत होंगे जो मर गए हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति मर गया है और मरने से पहले उन्होंने कोई लिखित या कोई मौखिक बयान दिया है तो वो क्या होगा, सुसंगत होगा। या मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं खो गया, खोने से पहले जब वो मान लीजिए वो मिल नहीं सकता, उससे पहले उन्होंने कुछ अगर लिख कर दिया है या फिर मान लीजिए कि कोई मौखिक बयान दिया था तो वो क्या होगा, सुसंगत होगा। शरीर या मानसिक रूप से साक्ष्य देने में असमर्थ हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले किसी प्रकार का कोई लिखित या मौखिक कोई कथन दिया, लेकिन बाद में क्या हुआ, उसकी मानसिक दशा खराब हो गई, मतलब वो सोचने समझने में असमर्थ हो गया, तो उस व्यक्ति के द्वारा जो पहले दी गई जो लिखित या मौखिक कथन है वो क्या होगी, सुसंगत होगी, मतलब साक्ष्य के रूप में मान होगी। या ऐसे जिनको साक्षी के रूप में बुलाया जाना न्यायालय या धन या समय की बर्बादी समझता है, और उस व्यक्ति ने अगर पहले कोई लिखित या मौखिक बयान दिया है तो वो क्या होगा, सुसंगत होगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पहाड़ पर चला गया, वो सन्यासी बन गया, तो इसको आप कहाँ से ढूंढ कर लाइएगा। तो ये व्यक्ति अगर मतलब कि कहीं और चला गया या सन्यासी बन गया, तो इसने अगर इस बनने से पहले कोई लिखित या मौखिक कोई कथन दिया था तो वो क्या होगा, ये सुसंगत हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि ये 4 लोग जो लिखित या मौखिक बयान देंगे ये क्या होंगे, सुसंगत हो जाएंगे। इनकी जो कथन होगी वो क्या होगी, साक्ष्य के रूप में मान होगी। तो किसके होगी, जो मर गया है, जो मिल नहीं सकता है, या जिसके शारीरिक या मानसिक रूप से साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है, जिनको साक्ष्य के रूप में बुलाया जाना न्यायालय धन या समय की बर्बादी समझता है। तो अब हम लोग समझेंगे धारा 32 कि मृत्युकालीन बयान क्या होती है। आप लोग फिल्मों में भी देखे होंगे कि जब कोई व्यक्ति बेड पर लेटा हुआ रहता है और वो मरने की हालत में रहता है, और उस समय अगर वो किसी प्रकार का बयान देता है तो उसकी बयान क्या होती है, सुसंगत होती है। कोर्ट इसको साक्ष्य के रूप में मान लेता है, क्योंकि यह इसका कोई खास रीज़न नहीं, इसका बस रीज़न यही है कि कहा जाता है कि मरने वाला व्यक्ति कभी भी झूठ बोल कर नहीं मरना चाहता है। यही इसका एक रीज़न है कि मरने वाला व्यक्ति भगवान के पास या कहीं भगवान के पास अगर वो जाता है तो वो क्या करता है, वो अपने साथ झूठ को साथ लेकर नहीं जाना चाहता है, तो वो सच ही बोलता है। यही इसका एक पुरानी धारा है, प्रथा है ये। तो हम लोग समझेंगे कि मृत्युकालीन कथन किन दशाओं में सुसंगत होगी। कि किस कोई व्यक्ति अगर मर रहा है, मान लीजिए राम ही है, अगर वो मरने से पहले वो ऐसा क्या हो स्थिति होगी कि राम का जो कथन है वो मृत्युकालीन कथन कहलाएगी और सुसंगत होगी। तो समझिएगा, यदि वह कथन मौखिक या लिखित हो, मान लीजिए राम मरने से पहले कोई मौखिक या लिखित कोई कथन देता है उसकी मृत्यु के कारण को दर्शित करने वाले कि राम की मृत्यु किस प्रकार से हुई है। राम अगर स्वयं की मृत्यु के बारे में कोई लिखित या मौखिक कोई बात अगर बताता है या लिख के देता है तो यह क्या होगी, यह सुसंगत हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति स्वयं के मृत्यु से संबंधित ही कोई अगर बात बोलेगा तो उसी को हम लोग मृत्युकालीन बयान कहेंगे। तो कुछ कारण हैं, जैसे देखिए अगर मृत्यु किसकी होनी चाहिए, स्वयं की होनी चाहिए। कुछ 8 परिस्थितियाँ होती है, तो मैंने 4 ही बताया है, इसे ही आप लोग जानें। तो मृत्यु स्वयं को होना चाहिए, और खुद के विरुद्ध अगर वो
मान लीजिए मृत्यु स्वयं की होना चाहिए। अगर वो मान लीजिए वो मर रहा था, उसने ये बोल दिया कि मैं जो मर रहा हूँ या मुझे जो गोली लगी है वो श्याम ने मुझ पर गोली चलाई है। ये मरते वक्त राम ने क्या बोला कि श्याम ने मुझ पर गोली चलाई है, और उसके बाद राम की मृत्यु हो जाती है। तो ये बात जो होगी यह खुद के मृत्यु से थी, तो ये क्या होगी, साक्ष्य के रूप में मान होगी। इसी को हम लोग मृत्युकालीन बयान कहेंगे। या राम मान लीजिए मरने से पहले खुद के विरुद्ध बयान दे देता है, तो यह भी क्या होगा, मृत्युकालीन बयान होगी, और यह सुसंगत होगी। मान लीजिए कि राम मरने से पहले कहता कि हाँ आज से 5 साल पहले जो SBI बैंक में या किसी बैंक में चोरी हुई थी मैंने ही किया था, तो ये क्या हो जाएगी, मान्य हो जाएगी। या मान लीजिए कोई दादाजी हैं और वो मर रहे हैं और उन्होंने कोई प्रथा के बारे में बताया कि हाँ मतलब कि इस प्रकार की प्रथा जैसे सती प्रथा हमारे समय में थी, तो ये भी क्या हो जाएगी, मृत्युकालीन बयान के अंतर्गत आएगी, यह भी सुसंगत है। कोई पंडित जी अगर कोई कहता है कि हाँ हमने राम और सीता की शादी करवाई थी मरने से पहले, अगर ये बात बोलता है तो राम और सीता क्या होंगे, यहाँ पर मान लीजिए राम और सीता क्या हो जाएंगे, पति पत्नी के रूप में हो जाएंगे। क्योंकि पंडित जी अगर इस तरह की बातें अगर बोलता है, तो मरने से पहले लोग को यही धारणा रहती है कि वो झूठ नहीं बोलता है। मान लीजिए राम और सीता का शादी का कोई विवाद चल रहा था कि इनकी शादी है या नहीं है, और उसी समय मान लीजिए पंडित जी जिन्होंने शादी कराया उसकी मृत्यु होने वाली, और यह बोलने के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है, तो यह क्या हो जाएगा, इस साक्ष्य के रूप में मान्य हो जाएगा। तो यही है मृत्युकालीन कथन। तो सबसे पहले ये याद रखें कि मृत्युकालीन जो बयान होती है ये कौन कौन दे सकते हैं, तो जो मर गया है, जो मिल नहीं सकता है, जिसकी मानसिक या शारीरिक रूप से गवाह देने के लिए वो क्या सक्षम नहीं है, या जिनको साक्ष्य के रूप में बुलाया जाना न्यायालय धन या समय की बर्बादी थी। ये 4 लोग दे सकते हैं। किस कंडीशन में दे सकते हैं, तो वो स्वयं की मृत्यु के मतलब के कथन के रूप में दे सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगी, मृत्युकालीन बयान कहलाएगी। तो वो स्वयं की मृत्यु के कारण के लिए हो। तो मृत्यु के कारण भी कैसे होनी चाहिए, अब यहाँ अगला देखिएगा कि मृत्यु के कारण प्रश्नगत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो स्वाभाविक रूप से मर गया, मतलब बेड पे लेटे लेटे अगर मर गया और वो बोल देता है कि हाँ राम ने मेरी हत्या की है, तो ये सुसंगत नहीं है। मतलब उसका मृत्यु प्रश्नगत होना चाहिए। मान लीजिए कि ऐसी स्थिति में उसकी मृत्यु होना चाहिए जिससे लगना चाहिए कि नहीं उसकी मृत्यु अभी नहीं होनी चाहिए थी। मान लीजिए युवा आयु में मर गई, तो मृत्यु के कारण क्या होना चाहिए, प्रश्नगत होना चाहिए। मान लीजिए उसके शरीर से जहर की प्राप्ति हो गई, तब राम ने कहा कि हाँ श्याम ने मुझे जहर दिया था, तो यहाँ पर क्या होगा, ये सुसंगत होगा। मतलब विवादित होना चाहिए, उसकी मृत्यु क्या होनी चाहिए, विवादक होना चाहिए, और उसकी मृत्यु संबंधित होना चाहिए। तो यही है मृत्युकालीन कथन कि कोई व्यक्ति अगर स्वयं के मृत्यु के कारण को मौखिक या लिखित रूप से बताता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मृत्युकालीन बयान कहते हैं। अब धारा 45 के विषय में पढ़ेंगे, जिसमें कहा गया है विशेषज्ञ की राय सुसंगत होगी। तो विशेषज्ञ का जो मंतव्य है वो क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि विशेषज्ञ कहते किसे हैं। तो जिसे विदेशी भाषा ज्ञान हो, जिसे कला का ज्ञान हो, जिसे विज्ञान का ज्ञान हो, या फिंगरप्रिंट्स अंगुल चिन्ह ज्ञान हो, या हस्तलेख का ज्ञान हो, या अंगुलाक रिपोर्ट, या पोस्टमार्टम रिपोर्ट, या फिर प्रक्षेपिक बैलिस्टिक रिपोर्ट आदि का जो इसे ज्ञान हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विशेषज्ञ बोलेंगे। अपवाद में याद रखिएगा, स्वान दस्ता रिपोर्ट ये क्या है, अपवाद है, यह विशेषज्ञ का मंतव्य नहीं है। तो जिस भी व्यक्ति को विदेशी भाषा मतलब फॉरेन लॉ का ज्ञान हो, आर्ट का ज्ञान हो, साइंस का ज्ञान हो, फिंगरप्रिंट्स का ज्ञान हो, हस्तलेख का ज्ञान हो, इन सब के विषय में अगर उसको संपूर्ण जानकारी है, मतलब पूर्ण रूप से जानकारी है, तो अगर यह किसी भी चीज़ पर अपनी राय देती है, तो न्यायालय क्या करेगा, इसको साक्ष्य के रूप में मान लेगा। कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ कि मान लीजिए कि ए ने कोई लेटर लिखा है और इनको प्रूव करने का कोई और सबूत किसी के पास नहीं है, तो न्यायालय क्या करेगी, साक्ष्य मांगेगी। तो यहाँ पर न्यायालय क्या करेगी, एक विशेषज्ञ की टीम बुलाएगी। जैसे मान लीजिए ये इस टीम को बुलाएगी, फिंगरप्रिंट हस्तलेख हैंड राइटिंग की टीम को बुलाएगी और कहेगी कि आप बताइए कि क्या ये हैंड राइटिंग एक ही है। तब क्या करेगा, ये जो टीम होगी, ये टीम मान लीजिए एक ही और पहले से कोई अगर दस्तावेज होगी उसको ले लेगी और उस दस्तावेज से इस दस्तावेज का मिलान करेगी। मिलान करने के बाद ये अगर साबित हो जाती है कि हाँ एक ही है, तो न्यायालय क्या करेगी, इसको साक्ष्य के रूप में मान लेगी। तो यही बात होता है विशेषज्ञ की राय सुसंगत कब होगी। मान लीजिए कि एक और एग्जाम्पल बताता हूँ कि मान लीजिए कि एक की मृत्यु जहर से हो गई, जहर के
खाने से हो गई है। तो इस समय इसका जो आपको जो विशेषज्ञ होंगे तो वो अगर ये साइंस के विशेषज्ञ जो होंगे तो ये अगर ये बता देते हैं कि हाँ एक की मृत्यु जहर से हुई है क्योंकि एक के शरीर में पॉइजन का जो लक्षण है वो पाया गया है, तो न्यायालय क्या करेगी, इस बात को वो मान लेगी कि हाँ इसकी मृत्यु जहर से हुई है। जैसे एक सिंपल उदाहरण बता रहा हूँ कि आप लोग अगर थाना में गए होंगे या रहे होंगे तो आप लोग सुने होंगे यूडी केस। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु अस्वाभाविक घटना से हो जाती है, मतलब मान लीजिए कि बिजली के तार गिरने से या फिर नदी में डूबने से, इस तरह की कोई घटना हो जाती है, तो वहाँ पर यूडी केस रजिस्टर होता है। तो क्या करते हैं डॉक्टर साहब जो होते हैं वो यूडी केस में क्या करते हैं, अपना मंतव्य देते हैं, मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अपना मंतव्य देते हैं कि हाँ एक की मृत्यु जो है वो पानी में डूबने से हुई है। तो क्या करती है कोर्ट इस चीज़ को मान लेती है, तो मेरा यही कहने का मतलब है कि विशेषज्ञ का मंतव्य कोर्ट मान्य करती है और इसके लिए इनकी कोई खास डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। बस इसे अपने क्षेत्र में क्या होना चाहिए, एक अलग लेवल का ज्ञान होना चाहिए। तो विशेषज्ञ किसको कहेंगे, जिसको विदेशी विधि, कला, साइंस, अंगुल चिन्ह, फिंगरप्रिंट्स, हस्तलेख, मतलब कि ये जो हैंड राइटिंग वगैरह होते हैं इनके विषय में क्या हो, ज्ञान हो। अपवाद याद रखिएगा, यही पूछा जाता है स्वान दस्ता रिपोर्ट क्या है, ये विशेषज्ञ की राय के अंतर्गत आता है तो नहीं आता है ये। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।